ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, व्हाट इज एक्सचेंज रेट एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज, बोलो, एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक्सचेंज रेट एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। और एग्जाम में कंफर्म आएगा ही आएगा, ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्सचेंज रेट, क्या होता है, किसी को आइडिया एक्सचेंज रेट क्या होता है, बोलो कोई। जो करेंसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री से जो करेंसी, आपने सुना होगा ना, रोज सुनते हो कि डॉलर का जो वैल्यू है तो $1 $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो गया, फिर $1 इज इक्वल टू 78 हो गया, फिर सुनते हो कभी $1 इज इक्वल टू 81 हो गया। मतलब रोज न्यूज में देखते हो डॉलर का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ है, मतलब इंक्रीज अप एंड डाउन होता है। तो ये अप एंड डाउन क्यों होता है, क्यों होता है, वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, अप एंड डाउन क्यों होता है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है वो है क्या, पहले ये समझेंगे, फिर वो अप एंड डाउन क्यों हो रहा है। वो ₹1 80 के बराबर आपने तो बोल दिया, पर वो कैसे फिक्स हुआ, डिटरमाइन कैसे हुआ कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में समझेंगे कि ये है क्या। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो कहने का मतलब है $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, राइट। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, ये हमारा एक्सचेंज रेट है। ये हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन द टर्म ऑफ अनदर करेंसी। द वैल्यू ऑफ वन एक किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू किसी दूसरे कंट्री के करेंसी की वैल्यू के जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज फॉर सम अदर करेंसी। मतलब एक कंट्री, जैसे कि $1 है, कितने रुपए के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। तो ये एक कंट्री के करेंसी की वैल्यू है और ये भी क्या है, एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सचेंज कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, एक्सचेंज रेट। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन द टर्म ऑफ अनदर करेंसी। वैल्यू ऑफ $1 की वैल्यू कितनी है इंडियन रुपीज में, हम लोग इंडियन है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 80 रुपया। यही हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट है। यही हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट। $1 कितने के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। ये हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट। क्या है हमारा, एक्सचेंज। अभी बात आती है ना कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मतलब ये जो एक्सचेंज रेट होता है ये आपने, अब सर आपने तो बोल दिया कि $1 कितने के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है, पर आपको मालूम कैसे पड़ा, या मेरे को नहीं, टीवी में भी देखते हैं, उनको कैसे पता चलता है। तो डिटरमाइन करने वाली तो एजेंसी होती है, गवर्नमेंट एजेंसी डिटरमाइन करती है, पर वो भी कैसे पता लगाती होगी, एक है ना, टॉप सीक्रेट्स है। सीक्रेट्स तो नहीं बोल सकते, बेसिक इकोनॉमिक्स नॉलेज है ये, क्यों कैसे फिक्स होता होगा $1 80 रुपए के बराबर। तो हम उसके लिए देखेंगे यहाँ पे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, डिटरमाइन करना मतलब क्या, फिक्स करना कि $1 80 रुपए के बराबर है, वो डिटरमाइन कैसे हुआ, उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स कैसे की गई। किसी को आइडिया है कुछ, कैसे पता चलता होगा, सुना है कभी किसी ने। हाँ मतलब रिलेशन तो है, लिटिल बिट रिलेशन है उसका। तो देखो, टोटल फोर्स ऑफ डिमांड, टोटल फोर्स ऑफ डिमांड एंड टोटल फोर्स ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या बोला मैंने, टोटल फोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। अब क्या कह रहा हूं मैं कि टोटल फोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड टोटल सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी is determine the value of exchange rate, is determine the value of exchange rate। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिटरमाइन करता है कि $1 कितने रुपए के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज और सो एंड सो, जरूरी नहीं कि 80 रुपीज में भी कितना भी हो सकता है,
हाँ या ना, समझा आपको? तो अगर आपसे पूछे कोई कि रेट डिटरमाइन कैसे मालूम पड़ता है अपने को, तो हम क्या कहेंगे कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहां तक सबको क्लियर है? पक्का? कोई डाउट नहीं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, जैसे कि अभी हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, इंडियन, और ये कौन है, फॉरेन, ठीक है। तो हम लोग ना इसको हम लोग रिपोर्टिंग कंट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में फॉरेन कंट्री यूज करने की जगह पे हम लोग रिपोर्टिंग कंट्री भी यूज कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, रिपोर्टिंग कंट्री, राइट है। और ये जो इंडिया है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेसिडेंट कंट्री, अरे हाँ या ना, और इसको होम कंट्री भी कह सकते हैं, अरे बोलो, पक्का ना। तो ये समझा आपको कि रिपोर्टिंग कंट्री कौन होता है और रेसिडेंट कंट्री और होम कंट्री कौन होता है। तो हम इंडिया में रह रहे फिलहाल, तो हम क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट कंट्री कहलाएंगे या तो होम कंट्री कहलाएंगे। और जो फॉरेन कंट्री जिससे हम तुलना करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले, वो कौन कहलाएगा, रिपोर्ट, मतलब यूएसए वगैरह जो भी है। डॉलर किसका होता है, यूएसए का ही होता है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, अब हम लोग इंडियन है, तो हमने देखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैसे होता है, टोटल फोर्स ऑफ डिमांड एंड टोटल फोर्स ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। तो ये डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, अभी जैसे कि मान लो मैं कौन हूं, इंडिया, मैं कौन हूं, इंडिया, मैं कौन हूं, रेसिडेंट कंट्री का हूं। तो मुझे मतलब कौन, इंडिविजुअल, मुझे मतलब कौन, इंडिविजुअल, या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या कोई प्राइवेट फर्म हो, या कोई और अदर इंस्टीट्यूशन हो, इन सबको जब ये कोई चीज दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो इनको पेमेंट करना होगा, हाँ या ना। जब किसकी बताया मैंने, किसकी बात की, इंडिविजुअल की बात की, इंडिविजुअल हो गया, गवर्नमेंट हो गए, फर्म हो गया, कंपनी हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गया, राइट, एक्सेट्रा, राइट। तो ये सब जो जितने भी लोग हैं, या इंडिविजुअल बोलो या पर्सन बोलो, व्हाटएवर बोलो, जैसे कि मैं कौन हूं, इंडिविजुअल हूं, तो मैं जब कोई चीज फॉरेन कंट्री से परचेस करूंगा, परचेस करना मतलब इंपोर्ट करूंगा, तो मुझे पेमेंट किस में करना होगा, फॉरेन करेंसी में करना, मतलब डॉलर में करना होगा, राइट। तो मैं डिमांड किसका करूंगा, डॉलर का, क्योंकि मुझे पेमेंट किस में करना है, डॉलर्स में, तो मैं डिमांड किसका करूंगा, डॉलर का डिमांड करूंगा, दैट इज कॉल्ड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। समझा आपको मतलब, पक्का क्लियर हुआ कि जब कोई भी इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, फर्म्स, कंपनी, इंस्टीट्यूशन कोई दूसरे कंट्री से कुछ हायर करेंगे, या मे बी वो सर्विस हो या गुड्स हो या कुछ भी परचेस करेंगे, तो ही हैज टू मेक द पेमेंट टू द अब्रॉड और अदर कंट्री। तो पेमेंट किस फॉर्म में करेगा, डॉलर में करेगा। तो डॉलर का क्या करेगा, वो डिमांड करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग क्या डॉलर, हम गांधी जी देंगे तो लेंगे क्या, वो गांधी जी हमारे टकले हैं, गांधी जी हमारे टकले हैं, और वो डॉलर कैसा है, बड़े बाल वाले, देखे डॉलर कभी, इतने बड़े बड़े बाल है उनके, हीरो की तरह। हमारे गांधी जी के बाल ही नहीं थे, ठीक है। तो गांधी जी तो लेने वाले नहीं है, क्या चाहिए उसके लिए, डॉलर चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, किसका डिमांड करते हैं, फॉरेन करेंसी का, ताकि हम पेमेंट कर सके। समझा आपको इसका मतलब ये पूरे का। उसी तरह सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, जब यूएसए वाला हमसे डिमांड करता है किसी चीज की, हाँ, जब हम किसी चीज को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, मतलब मान लो हमने कोई चीज दूसरे कंट्री को बेचा, तो वो पेमेंट किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में ही करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल ट्रेड किस में होता है, डॉलर्स में होते हैं, किस में होते हैं, डॉलर्स में। तो हमको पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर्स में। तो अपने पास क्या आएगा, डॉलर आएगा, क्या आएगा, डॉलर। तो यहाँ पे डॉलर आ रहा है और यहाँ पे डॉलर जा रहा है, तो आएगा और जाएगा, यहाँ से डॉलर जाएगा और यहाँ से डॉलर आएगा। तो अब मान लो डॉलर आ ही नहीं रहा है, डॉलर इनफ्लो नहीं है डॉलर का, सिर्फ आउटफ्लो है। क्या है, आउटफ्लो। पैसा आ नहीं रहा है, पैसा सॉरी, डॉलर आ नहीं रहा है, डॉलर जा रहा है।
तो उस केस में क्या होगा, डॉलर डॉलर की जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, और पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें क्या लगेगा, महंगाई बढ़ गई है, हमें क्या लगेगा, महंगाई बढ़ गई है। उसी को कहते हैं ना कि पैसा कमजोर हो गया और डॉलर स्ट्रांग हो गया। तो डॉलर स्ट्रांग कैसे होता है, क्योंकि हमारा सप्लाई कम हो जाता है और इंपोर्ट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मतलब डिमांड क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो वैल्यू क्या हो जाती है, अप एंड डाउन हो जाता है। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आया इतना सबको, ये दोनों का मतलब समझा कि डिमांड फॉर क्या है और सप्लाई ऑफ क्या है, समझा ना आपको, ये फॉर और ये ऑफ। हाँ आप बोलो। मैं क्या बोल रहा था, जैसे आपने बोला जब हम लोग नहीं क्या उनसे जब डिमांड करेंगे हाँ, तो हमें इंस्टेड ऑफ क्या बोलते रुपीस की जगह डॉलर में pay डॉलर करना में है। मिलता है। हाँ, तो जब उनका डिमांड रहता है तो हमें क्या क्यों डॉलर में मिल रहा है, हमें क्यों नहीं क्योंकि मिल ये इंटरनेशनल पॉलिसीज है, इंटरनेशनल की जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं इंटरनेशनल और डॉलर्स में होंगे, समझे। क्या होता है, इंटरनेशनल पॉलिसी है कि जो भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है ट्रांजेक्शन, जो बोलते हैं ना IMF वगैरह जो है, उन्होंने सब रेगुलेशन, इंटरनेशनल रेगुलेशन बना के रखा है कि पेमेंट्स किस में होंगे, डॉलर्स में होंगे, ट्रांजेक्शन किस में होंगे, डॉलर्स में होंगे। अगर आपकी कंट्री का पैसा है या आपकी कंट्री का जो भी करेंसी है, आप पहले उसको किस में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हमारा रुपया उतना स्ट्रांग नहीं है ना। देखो ना, अब एक डॉलर कितने रुपए के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। तो आप इसमें कैसे पेमेंट करोगे, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे फिर पेमेंट करेंगे, समझे। तो ये समझे आपको डिमांड फॉर और सप्लाई ऑफ का मतलब। तो अब देखो, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी मतलब हम कहां कहां पर फॉरेन करेंसी का डिमांड करते हैं, हम कहां कहां पर फॉरेन करेंसी का डिमांड करते हैं। जैसे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मान लो कोई इंडिविजुअल है, कोई गवर्नमेंट है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है, वो कोई कंट्री से, दूसरी कंट्री से कोई चीज क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। क्या इंपोर्ट कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सामान तो इंपोर्ट कर लिया, गुड्स एंड सर्विसेज तो क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, बट पेमेंट किस में करना पड़ेगा, डॉलर्स में। तो डॉलर है क्या अपने पास, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर का डिमांड करना पड़ेगा। समझा सबको ये पॉइंट, समझा आपको, डॉलर का क्या करना पड़ेगा, डिमांड। तो इस केस में क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है ना, किसका, डॉलर का। तो डिमांड डॉलर का बढ़ना अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है। पक्का, As an Indian. हाँ, एज अ इंडियन डॉलर का डिमांड बढ़ना क्या है, बुरी बात है, पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। क्या है ये, नेगेटिव है। समझा सबको पहला पॉइंट। सेकंड है डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अभी बहुत सारे जो फॉरेन कंट्री होती है, उनकी जो वहां पे जो कंपनियां होती है, वो इंडिया में पैसा क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, करते हैं ना। उनकी कंपनियां भी तो होती है यहाँ पे, नहीं होती फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है ना। तो वो जो शेयर होल्डर होंगे वहां के, फॉरेन के जो शेयर होल्डर होंगे, और इंडिया के जो प्रॉफिट होगी, जब इंडिया में उसकी कंपनी को क्या होगी, प्रॉफिट होगी, तो उनको पेमेंट किस में करना पड़ेगा, डॉलर में करना पड़ेगा। डिविडेंड किस में देना पड़ेगा, डॉलर में। इंटरेस्ट अगर सपोज उन्होंने डिवेंचर में इन्वेस्ट किया होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट किस में पे करूंगा, डॉलर में। प्रॉफिट अगर होगा उसकी कंपनी को तो इंडियन करेंसी में, लेकिन उनको पेमेंट किस में करना पड़ेगा, डॉलर्स में। तो फिर हमको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, क्योंकि हम उनको पेमेंट कर सके। हमारे पास डॉलर है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, किसका, डॉलर का। समझ में आया इतना। तीसरा, यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल पेमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो एक तरह का ये गिफ्ट है, क्या है ये, गिफ्ट, और आप डोनेशन कह सकते हो, क्या कह सकते हो, गिफ्ट और डोनेशन। अब मान लो किसी कंट्री में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, है ना, या वहां पे कुछ मैन मेड डिजास्टर हो गया या डिजास्टर आ गया, तो एक कंट्री की मॉरलिटी होती है ना कि दूसरे कंट्री को क्या करे, हेल्प करे। तो अब आप गांधी जी दोगे तो लेंगे क्या, बोलेंगे इसकी वैल्यू तो कुछ नहीं, तो टिश्यू पेपर, इट इज लाइक अ टिश्यू पेपर। तो क्या बोलेंगे वो, हमको क्या चाहिए, डॉलर में दे। तो फिर हम डिमांड कर रहे हैं ना, उनकी हेल्प करने के लिए हम क्या पैसा तो देंगे, लेकिन किस में पेमेंट करेंगे, डॉलर्स में। तो हम तो पेमेंट डॉलर में करेंगे, लेकिन हमको तो पहले डिमांड करना पड़ेगा ना डॉलर का, डॉलर आएगा तभी तो दूंगा उसको। तो यहाँ पे भी डिमांड हो रहा है ना डॉलर का, आया ना। फिर है लैंडिंग अब्रॉड। अब मान लो हमें किसी कंट्री में, फॉरेन की कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा उनपे। तो हमको तो अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज पे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए, डॉलर्स चाहिए। क्या चाहिए, डॉलर्स। तो फिर हम डिमांड करेंगे किसका, डॉलर्स का। क्या करेंगे, डिमांड करेंगे किसका, डॉलर्स का। तो डॉलर मिलेगा अपने को, फिर दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। तो फिर इस केस में भी क्या हो रहा है,
डॉलर का क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है, फॉरेन करेंसी का क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स है जहां पर हम इस 4 पॉइंट है, 4 केस बोलो जहां पर हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं किसका, फॉरेन करेंसी का और डॉलर का। ठीक है, समझा आपको ये? लेंडिंग अबाउट मींस कि एक इन्वेस्टमेंट करना बाहर देश हाँ, लेंडिंग मतलब लेंडिंग अब्रॉड मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोलो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मे बी हो शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म हो सकता है, और मैं एज वेल एज लोन भी समझ सकते हो, राइट? हाँ, क्या ये वाला पॉइंट, जब हम दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम पेमेंट इन्वेस्ट किस फॉर्म में करेंगे, डॉलर्स में, तो फिर हमको डिमांड करना पड़ेगा डॉलर का, डॉलर अपने पास आएगा तब तो इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं किसका, फॉरेन करेंसी का, राइट है? तो इस केस में क्या हो रहा था हमारा, इस केस में, इन चारों केस में क्या हो रहा था, हम डॉलर्स का डिमांड कर रहे थे ताकि हम दूसरे कंट्री को पेमेंट कर सके। ओवरऑल कंक्लूजन यही मिला, इन सारे केस में क्या हो रहे थे, हम डॉलर का डिमांड कर रहे थे ताकि हम दूसरे कंट्री को पेमेंट कर सके, हाँ या ना? हाँ। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई, हाँ बोलो। सर हम लोग डॉलर का डिमांड किसी करते हैं अपनी कंट्री से रिजर्व में। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इस केस में क्या होगा, हाँ इस केस में डॉलर अपने पास से जा रहा था, यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ, क्या था यहाँ पे, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, क्या था, फॉरेन करेंसी। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। यहाँ पर डॉलरवा जाएगा और यहाँ पर डॉलरवा आएगा, है ना, है ना? तो इस देखो केस में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे, एक्सपोर्ट मतलब क्या, सेल करना, राइट? तो जब सेल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। भाई जो चीज बेचूंगा तो उसका पैसा तो देंगे ना वो लोग, तो पैसा किस में देंगे, वो फॉरेन करेंसी में देंगे, किस में देंगे, फॉरेन। अगर सब, हाँ तो फॉरेन करेंसी इन फॉर्म समझ सकते हो कि डॉलर, क्या समझ सकते हो, डॉलर। तो इस केस में पैसा अपने पास क्या हो रहा है, आ रहा है, मतलब डॉलर का इनफ्लो हो रहा है, डॉलर का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? सेकेंड, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब हमने भी तो उनके कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, अब जैसे महान महान बिजनेसमैन लोगों ने, है क्या नहीं? अब आप जैसे महान बिजनेसमैन लोग अगर दूसरे कंट्री में पैसा क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आपको भी एज अ शेयर होल्डर डिविडेंड मिलेगा, एज अ क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट मिलेगा, एज अ एंटरप्रेन्योर क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो वो सब चीजें कौन से फॉर्म में मिलेंगी, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में मिलेंगे। कौन से फॉर्म में मिलेंगे? तो फिर इस केस में भी क्या हो रहा है, आपके पास डॉलर आ रहा है, डॉलर क्या हो रहा है, आ रहा है। तीसरा, यूनिलेटरल प्रॉफिट एंड रिसिप्ट। अब मान लो हमारे इंडिया में तो बहुत ही ऐसे कांड होते हैं, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, बम फट गया, है ना, एक पूरा जिला ही क्या हो जाता है, बह जाता है। तो अब उन सब केस में जो डिजास्टर आते हैं तो उन लोग को भी तो दया आती है, उनके पास भी दिल है, दिल तो हम सबके पास है पर उनके पास भी तो है, बस हमारे पास बहुत बड़ा दिल है। सनी लगाता कोई नहीं है, क्या बात है लगा लो कहीं, फिर लग नहीं रहा कहीं ना, लगाने दे रहा नहीं कोई। अच्छा अच्छा, रजिस्टर्ड नहीं। चलो, तो ये यूनिलेटरल प्रॉफिट्स के केस में क्या है, और रिसिप्ट के केस, हमारे कंट्री में भी क्या हो गया, डिजास्टर आ गया, तो वो लोग भी हेल्प करते हैं ना, तो हेल्प किस फॉर्म में करेंगे, डॉलर्स के, मतलब फॉरेन करेंसी जो उनकी करेंसी होगी उस फॉर्म में करेंगे। तो उस केस में अपने पास वापस पैसा आ रहा है ना, फॉरेन दूसरी कंट्री की करेंसी अपने पास आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, किसका, फॉरेन करेंसी। जब मैं फॉरेन डॉलर बोल, इसका मतलब खाली डॉलर ही नहीं और दूसरी करेंसी भी हो सकती है, हाँ, एज पर द कंट्री, ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट वन क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब वो लोगों ने भी इंडिया में क्या किया, वो लोगों ने इन्वेस्ट करेंगे या किया है, तो जब करेंगे तो किस में करेंगे, डॉलर्स में ही करेंगे,
फॉरेन करेंसी, तो वापस इस केस में भी क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रहा है। तो इन चारों केसेस में क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन। यहाँ पे फॉरेन करेंसी जा रहा था और यहाँ पे फॉरेन करेंसी आ रहा था। अब कितने लोग क्वेश्चन होता होगा कि सर ये लोग ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना, और ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब जब अनुमान लगाओ, सिर्फ बैलेंस तो होना चाहिए ना, दोनों बैलेंस होना चाहिए। अब खाली आप क्या कर रहे हो, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो। अब बोलोगे सर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना कि इंडिया खुद की नीड को फुलफिल नहीं कर पाती है, तो उसको दूसरे कंट्री पे कहीं ना कहीं क्या डिपेंड रहना पड़ता है। तो दूसरे कंट्री से क्या करता है, कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या सर्विस तो नहीं बोले, सर्विस में इंडिया बहुत आगे है, पर गुड्स के केस में कहीं ना कहीं जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, तो दूसरी कंट्री से क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है। तो उसको तो इंपोर्ट कैसे करेगा, फिर फॉरेन करेंसी चाहिए ना, फॉरेन करेंसी चाहिए। पैसा जब आपके पास डॉलर नहीं होगा तो आप परचेस नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या, जब आपके पास डॉलर नहीं होगा, फॉरेन करेंसी नहीं होगा, तो आप दूसरी कंट्री से कोई चीज खरीद नहीं सकते। उसके लिए क्या चाहिए कि अपने पास सप्लाई होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, सप्लाई। जब हम दूसरे कंट्री को अपना कोई चीज बेचेंगे तभी तो अपने पास फॉरेन करेंसी आएगा। तो जितना ज्यादा बेचेंगे उतना अपने पास फॉरेन करेंसी आएगा। जब ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगा तो हम ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं, कोई चीज ले सकते हैं। फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो परचेस कहां से करोगे। समझ में आ रहा है क्या आपको। तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है ना, हमारे इनकम बढ़ती है ना। एक्सपोर्ट का मतलब मैंने क्या बताया, सेल करना। जब हम दूसरी कंट्री को बेचेंगे तो अपने पास पैसा आएगा ना। पैसा भी कौन से फॉर्म में आएगा, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आएगा। तो पैसा रिजर्व में रहेगा ना अपने पास। रिजर्व मतलब आरबीआई के पास रहेगा ना पैसा। जब पैसा रहेगा तो हम कभी भी कुछ भी परचेस कर सकते हैं, चाहे फाइटर जेट खरीदना हो, फाइटर विमान खरीदना हो, जहाज खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो हम खरीद सकते ना। टेक्नोलॉजी खरीदनी है खरीद सकते, दवाई खरीदनी है दवाई खरीद सकते, मेडिसिन वगैरह कुछ भी परचेस करना है आप परचेस कर सकते हो। कब कर पाओगे परचेस, जब आपके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व में रहेगा तब। और फॉरेन करेंसी रिजर्व में कब रहेगा, जब ये चारों चीजें होगी, क्योंकि यहां से तो फॉरेन करेंसी आपके पास आएगी। समझ में आ रहा है आपको। अब क्या होता है कि ये $1 80 क्यों कभी अभी बढ़ते जा रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि हमारा इंपोर्ट ये ज्यादा है, हमारा डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ज्यादा है और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कम है। मतलब वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करे या ना करे, वो हमसे कोई चीज खरीदे या ना खरीदे, हम बेचने जाते हैं वो बोलते हमको नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो वो हम पे निर्भर नहीं है पर हम उन पे आज भी निर्भर है। तो हमको तो पेमेंट करना पड़ रहा है और हमारे पास डॉलर आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपना जो रुपया है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होते। तो अपने को लगता है कि महंगाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स, दैट मीन्स वी हैव टू पे मोर फॉर द सेम कमोडिटी। तो अपने को लगता है कि महंगाई क्या हो गई है, बढ़। उसी को हम लोग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो यहां तक सबको समझा, क्लियर, सप्लाई और डिमांड। अब यहाँ पे है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कि मतलब ये एक्सचेंज रेट फिक्स कैसे हुआ, ये एक्सचेंज रेट फिक्स कैसे हुआ। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि मोर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी लीड्स एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, है क्या नहीं, एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब अगर हम ज्यादा डिमांड करेंगे फॉरेन करेंसी का, हमको डॉलर चाहिए, हमको डॉलर चाहिए, हमको डॉलर चाहिए, क्या चाहिए हमको, डॉलर डॉलर डॉलर, क्या चाहिए, डॉलर डॉलर डॉलर, क्या चाहिए, डॉलर। तो ज्यादा ऐसे डॉलर करोगे तो क्या होगा कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी और अपना पैसा क्या हो रहा है, कमजोर हो जाएगा। दैट मीन्स वी हैव टू पे मोर मोर एंड मोर। हम बोलेंगे महंगाई बहुत बढ़ गई है। क्या कहेंगे, महंगाई बहुत। क्यों, क्योंकि आप गलत कर रहे हो ना, आप इंपोर्ट कर ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मोर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगा, मोर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब ये ज्यादा होगा, पैसा आपके पास ज्यादा, डॉलर आपके पास ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आएगा तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी और अपना गांधी जी क्या होंगे, चमकने लगेंगे। क्या होंगे, बिना तेल लगाए चमकेगा सर। तो जब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगा तो अपना वैल्यू, ये इसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो। ये जैसे जैसे कम होगा ना वैसे वैसे अपना वैल्यू बढ़ेगा। समझ में, उसमें उल्टा होता है। अभी $1.80 तो ये खुश मत हो जाओ, हाँ $1.80 के बराबर है,
मिला, गले से गला मिला के चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कि जितना कम रहेगा ना उतना अपना पैसे की वैल्यू ज्यादा होगी इसके कंपेयर में। अभी क्या हो रहा है, अपना पैसा कमजोर है इसके कंपेयर में। ये जब भारत आजाद हुआ था उसके उस समय $1 ₹1 के बराबर था। आप बिलीव करोगे, इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे और थी सोने की चिड़िया, क्योंकि इंडिया में बहुत सोना था, बहुत डायमंड्स वगैरह बहुत थे, गोल्डन। हाँ, सब इंग्लैंड लेके चले गए अंग्रेज, स्पाइसेस वगैरह बहुत थे। अब क्या हुआ, लोग इतना इंडिया में करप्शन बढ़ गया, इतना करप्शन बढ़ गया, लोग ये पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, पैसा कमा रहे, छाप रहे, देश का कोई भला नहीं कर रहा है, सब अपना अपना जेब भर रहे हैं और नाम बोलते हैं हम गरीबों के हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो अपना हेल्प करते हैं, कोई गरीबों का हेल्प नहीं करता। पहले वो एमएलए बनेगा, पहले वो कॉर्पोरेटर बनेगा तो सबसे पहले अपना हेल्प करेगा, पहले अपना घर बनाएगा, 4-5 गाड़ी खरीदेगा, 2-3 जगह होटल बनाएगा, है ना। फिर देखेगा भाई भी थोड़ा बहुत गरीब है, भाई को भी थोड़ा पैसा देगा, वो भी थोड़ा अमीर होगा, उसको पता अगली बार मैं हारने वाला हूँ, उसको पता अगली बार मैं हारने वाला हूँ, है क्या नहीं। तो इस केस में करप्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। करप्शन ज्यादा होगा तो ये कैसे ठीक होगा, इसलिए दिन पे दिन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। और फिर महंगाई क्या होती जा रही है, तो हम लोग को लग रहा है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो हम लोग कह रहे हैं मोदी महंगाई बढ़ा रहा है। हम लोग क्या कह रहे हैं, मोदी महंगाई मोदी नहीं बढ़ाता है, ये इससे डिसाइड होता है। और ये इसका रीजन क्या है, पॉलिटिक्स। क्योंकि जब तक करप्शन नहीं खत्म होगा तब तक ये इंप्रूव नहीं होगा। समझे, ये समझा आपको। अब ये डिटर्मिनेशन कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था टोटल फोर्स ऑफ डिमांड। तो देखो यहाँ पे ये आपका डायग्राम है, राइट, ये y और ये x और ये क्या हो गया 0। तो ये डिमांड का वैसे आता है, राइट है, dd, ये क्या है, डिमांड कर्व है। और सप्लाई को आपने पढ़ा होगा 12th में, ऐसे जाता है, राइट, SS, राइट है। अरे हाँ बोलो। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरेक्शन पॉइंट। और जहां पर ये दोनों डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्ट होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वही प्राइस डिटरमाइन होता है, $1 = 80 रुपीज। इस तरह से जहां पे इंटरेक्शन करेंगे वो रेट क्या होगा, मार्केट में प्रिवेल होगा। तो जितना डिमांड होगा, जितना सप्लाई होगा, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि $1 कितने रुपए के बराबर है। समझा सबको। जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और वो जो पॉइंट निकलेगा वो डिसाइड करेगा $1 कितने रुपए के बराबर है। समझा आपको। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जहां पर टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या लिखोगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और यहाँ पे लिखोगे डिमांड एंड सप्लाई। क्या लिखोगे, डिमांड एंड सप्लाई। अब इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। क्या करना है, एक्सप्लेन। तो कैसे करोगे, देखो एक्स एक्सेस शोज डिमांड एंड सप्लाई। क्या लिखोगे, ये देखो यहाँ पे सब लोग, एक्स एक्सेस शोज डिमांड एंड सप्लाई, वाई एक्सेस शोज फॉरेन एक्सचेंज रेट, DD is the demand curve, DD is the demand curve, DD मत लिख देना, DD is the demand curve which slope downward from left to right। क्या लिखोगे, which slope downward from left to right। SS is the supply curve which slope upward from left to right। Both demand curve and supply curve are intersect at point E, that is called equilibrium point। क्या कहते हैं उसको हम लोग, इक्विलिब्रियम। और यही रेट क्या होगा, यहाँ पे रेट जो निकलेगा वो रेट मार्केट में क्या होगा, प्रीवेल्स होगा। तो हम लोग कह देंगे कि $1 80 के बराबर है, $1 70 के बराबर है। समझा आपको ये। तो इस तरह से रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। समझा आपको। थैंक यू। डिमांड डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब डिमांड कम हो तो सप्लाई ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये कॉमन रूल है। कॉमन रूल।